भारत सदा से ही यूरोप की कंपनियों के लिए व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है। वैसे तो सबसे पहले अलेक्जेंडर ने 325 बीसी में भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद यूरोप के सभी प्रमुख देशों ने भारत में अपना सिक्का जमाने का प्रयास किया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ 16वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब नेदरलैंड ने भारत की ओर प्रस्थान किया। नेदरलैंड के लोगों को डच के नाम से जाना जाता है। डच ने भारत में सर्वप्रथम सन 1596 में अपना व्यवसाय प्रारंभ किया, लेकिन शीघ्र ही सन 1602 में नेदरलैंड की सारी व्यापारिक कंपनियां जो भारत के साथ व्यापार कर रही थीं या करना चाहती थीं, का विलय कर दिया गया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिणी भारत में पुलिकट नाम के एक नगर से सन 1605 में व्यापार करना प्रारंभ किया और 11 साल बाद ही कंपनी ने पश्चिम में सूरत में भी अपना व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिया। व्यापारिक लाभ होते देख उन्होंने भारत के कई भागों में अपने व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए और व्यापार की दृष्टि से अपने काम को कई प्रांतों में बांटा। दक्षिण भारत में डच कोरोमंडल और डच मलाबार, पूर्वी भारत में डच बंगाल और पश्चिम में डच सूरत। शुरू में अपने व्यापार के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्कों की एक व्यापक श्रृंखला जारी की। इन सिक्कों की ढलाई उन्हीं के देश नेदरलैंड में होती थी। नेदरलैंड उस समय 5 प्रांतों में बटा हुआ था और हर प्रांत की अपनी टकसाल थी। हॉलैंड, यूट्रेश्ट, जीलैंड, गिल्डरलैंड और ओवरी सेसेल में इन सिक्कों का उत्पादन हुआ और इन्हें डकटून्स कहा गया, जो देखने में बिल्कुल नेदरलैंड के डकटून्स जैसे थे। इन सिक्कों को भारत में सिल्वर राइडर्स यानी चांदी सवार नाम से भी जाना गया। चांदी सवार कहलाने का कारण था कि इन सिक्कों के अग्रभाग पर एक घुड़सवार बना था और प्रांतीय शिलालेख लिखा हुआ था। अन्य प्रांतों के सिक्कों पर प्रांत के मुखिया का नाम 2 शेरों के चिन्ह के साथ था और हर सिक्के पर वीओसी लिखा होता था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का डच भाषा में अनुवाद था। सिक्कों पर सबसे नीचे की ओर सन भी अंकित होता था। व्यापार के बढ़ाने के लिए डकटून सिक्कों के अलावा डच ने 3 प्रकार के चांदी के सिक्कों को भी प्रचलित किया, जिन्हें 3 गिल्डर, 1 गिल्डर और आधा गिल्डर कहा गया। इन सिक्कों का मूल्य उस समय की डच करेंसी गिल्डर के अनुपात में रखा गया। इन सिक्कों को 4 प्रांतों में जारी किया गया। इन चांदी के सिक्कों पर एक तरफ पैलास एथेना की आकृति बनी होती थी, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार गॉडेस ऑफ विजडम यानी ज्ञान की देवी थी। पैलास एथेना के साथ साथ सिक्के पर तिथि और एक डच भाषा में अभिलेख भी अंकित होता था। सिक्कों के दूसरे भाग पर आर्म्स ऑफ द स्टेट जनरल अर्थात प्रांतीय अधिकारी की मुहर, सिक्के का मूल्य और कंपनी का मोनोग्राम छपा होता था। लगभग 1724 के आसपास डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने तांबे के सिक्कों की एक नई श्रृंखला का आरंभ किया, जिसे डच ने डॉयट का नाम दिया, लेकिन ये सिक्के भी भारत में छलीस के नाम से जाने गए। इन सिक्कों की ढलाई डच कंपनी के कोचीन के कारखाने से होती थी। डॉयट पर एक तरफ प्रदेश की राजशाही ढाल होती थी और दूसरी तरफ कंपनी का मोनोग्राम यानी वीओसी लिखा होता था। उस समय इन सिक्कों का प्रचलन कोरोमंडल के तटीय क्षेत्र और मालाबार में हुआ करता था। डकटून्स, गिल्डर और डॉयट्स के अलावा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ स्थानीय सिक्कों की ढलाई का काम भी शुरू किया। इन सिक्कों पर भारतीय सभ्यता की छाप साफ झलकती है। सबसे पहले सन 1646 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्द अल्लाह कुतुब शाह से आज्ञा लेकर पुलिकट में तांबे के सिक्कों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इन सिक्कों पर गोलकुंडा के सुल्तान की मुहर होती थी और अरबी में अभिलेख भी होता था। समय के साथ इन सिक्कों पर लिखे अरबी अभिलेख मिट गए और ऐसे सिक्के बहुत कम दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत में नागापट्टिनम नाम का एक प्रख्यात बंदरगाह पुर्तगालियों के अधीन था। सन 1662 में डच ने नागापट्टिनम को उस समय के तंजौर के राजा विजय नायकर से एक संवित समझौते के तहत अपने अधीन कर लिया और वहां की टकसाल से अपने सिक्के निकालने शुरू कर दिए। नागापट्टिनम टकसाल में निर्मित सिक्कों में सबसे महत्वपूर्ण सिक्का था तांबे का। इन सिक्कों में एक तरफ हिंदू देवी काली की आकृति होती थी और दूसरी ओर तमिल भाषा में नगर का नाम छपा होता था। ये सिक्के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि डच सिलोन में भी प्रचलित थे। नागापट्टिनम टकसाल से सोने के फनम सिक्के भी जारी किए गए। इन सिक्कों में भी हिंदू देवी काली की आकृति छपी होती थी। 17वीं शताब्दी में ये फनम 5 मिलीमीटर के होते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी में इनका आकार बढ़कर 6 मिलीमीटर हो गया और भार में भी परिवर्तन आ गया। स्थानीय बने डच सिक्कों में सबसे बहुमूल्य था पगोड़ा। पगोड़ा का निर्माण नागापट्टिनम और मुसिलिपट्टम की टकसालों में किया जाता था और कुछ पगोड़ा पुलिकट की टकसाल में भी बनाए गए। पगोड़ा सिक्कों का वजन डच द्वारा जारी किए गए सिक्कों में सबसे ज्यादा था। लगभग 3.42 ग्राम के इन सिक्कों पर 1 ग्राम का वजन होता है।
एक तरफ लॉर्ड वेंकटेश, जिन्हें भगवान विष्णु भी कहा जाता है, की छवि चित्रित होती थी और दूसरी तरफ बिंदु अंकित होते थे। सन 1663 में डच ने पुर्तगालियों को हराकर मालाबार में कोचीन पर अपना सिक्का जमा लिया। कोचीन की टकसाल में दो सबसे प्रसिद्ध सिक्के थे, डबल फनम और फनम। ये सिक्के चांदी के बने होते थे और इनका भार लगभग 1 ग्राम और 0.33 ग्राम होता था। इन दोनों सिक्कों के एक तरफ देवी की आकृति होती थी और दूसरी ओर 12 बिंदु अंकित होते थे। इन सिक्कों की परिधि यानी कि डायमीटर लगभग 11 मिलीमीटर के बराबर थी, जो उस समय प्रचलित दूसरे सिक्कों से ज्यादा थी। ये सिक्के मसूलीपट्टनम में भी बनाए जाते थे। सन 1693 से 1698 के बीच में कोचीन से राशि नाम के तांबे का सिक्का भी जारी किया गया। बाद में राशि पर वीओसी मोनोग्राम के साथ एक फारसी रिवायत भी लिखी जाने लगी, लेकिन ये रिवायत भी समय के साथ मिटने लगी और धीरे धीरे उस रिवायत के कुछ हिस्से ही सिक्के पे अपनी जगह बनाए रख पाए। इसी श्रृंखला में बाद में एक सिक्का और बाजार में आया, जिसकी कीमत असली राशि सिक्के के आधे के बराबर थी। इसीलिए इन सिक्कों को आधा राशि भी कहा गया। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार डच द्वारा तांबा, लेड और टीन का उपयोग भी सिक्का बनाने के लिए हुआ था, जिनकी कीमत डॉइट्स और डकटून से कम होती थी। इन सिक्कों को नागापट्टिनम की टकसाल से जारी किया गया था, जिन पर वीओसी मोनोग्राम के साथ नागापट्टिनम शब्द का एन भी लिखा होता था और सिक्के की दूसरी तरफ नागापट्टिनम शब्द पूरा लिखा होता था, लेकिन तमिल भाषा में। 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों के कदम भारत में जमने लगे थे और भारत की बागडोर मुगलों और डच के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के हाथ में जाने लगी। किसी समय के बहुत प्रख्यात और प्रचलित सिक्के अंग्रेजों के समय में मूल्यहीन हो चुके थे। कल के इन सिक्कों की खनखनाहट आज सन्नाटे में बदल चुकी थी। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.